अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन में किस प्रकार जो है प्रकाश अपवर्तित होती थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश किरण जो है वह प्रिज्म से होकर के कैसे गुजरती है। तो प्रिज्म जो है वह विशेष कोण से झुका हुआ जो है एक सतह होता है, जिस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं, अपवर्तक कोण। और इसमें जो है एक प्रकाश की किरण जो है इस दिशा से आ रही है, इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। और आपतित किरण जो है वह इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन यह अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होकर के इस दिशा में मुड़ती है। इस दिशा में मुड़ने के बाद में पुनः जो है यह अपवर्तित होती है और पुनः अपवर्तित होकर के यह जो है ऐसे मुड़ जाती है। इस तरह से इसे हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों बने। अब इस स्थिति में प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन कोण जितना बड़ा होता है प्रिज्म का, उतना ही जो है वह निर्गत किरण जो है आधार की ओर झुकती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। अब उस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं इस आपतित किरण और निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इससे एक कोण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। और इस कोण को ही हम लोग जो है डेल्टा कोण, जिसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग प्रिज्म में क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं विचलन कोण। यह हमारा जो है विरल माध्यम वायु हो गया, विरल माध्यम है वायु हो गया, और यह हमारा सघन माध्यम हो गया, कांच हो गया। तो इस तरह से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हो जाती है। देखते हैं कैसे। इस प्रकार से यह एक अभिलंब है इस पर, तो इसके साथ जो है यह कोण बना। अब यह जो नीचे की ओर मुड़ा, यह अपवर्तक कोण है जो छोटा हुआ, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ा। उसके बाद में फिर इस बिंदु पर अगर हम खींचते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है प्रकाश के किरण का अपवर्तन की ही घटना होती है। जब हम इस तरह से अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब से तो यह जो है कोण बनता है हमारा, अगर आपतन कोण है तो यह विरल माध्यम हो गया। तो इस स्थिति में यह कोण जो है निश्चित रूप से दूर हो रहा है अभिलंब से। तो इस तरह से यह प्रकाश की किरण की घटना का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के नियम का पालन कर रहा है कि प्रकाश की किरण जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर होती है। तो इस घटना में अभिलंब की ओर मुड़ रही है प्रकाश की किरण, और इस घटना में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हो रही है। तो इस प्रकार से यह जो है प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश की किरण जाती है तो किस प्रकार से अपवर्तित होती है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस को कहा जाता है, और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। तो किस प्रकार से क्यों ऐसा कहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस बनाते हैं, और एक उत्तल लेंस बनाने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर के जो है मुख्य अक्ष को खींचते हैं। मुख्य अक्ष इसका जो है दो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र है लेंस का। अब इसमें अगर हम लेंस को यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े के रूप में विभक्त कर देंगे, तो उस स्थिति में प्रत्येक लेंस जो है एक प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। और प्रिज्म की तरह देखे थे हम लोग कि प्रिज्म में प्रकाश की किरण जो है अपने आधार की ओर मुड़ती, यानी कि मोटे वाले भाग की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब प्रकाश की किरण जो है इससे होकर के गुजरेगी, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से होकर के गुजरेगी तो प्रत्येक भाग में जो है वह यह जो है कैसे गुजरेगी, तो यहाँ से होकर के ऐसे निकलेगी।
इस बिंदु से होकर के इस तरह से, इस बिंदु से होकर के इस तरह से प्रकाश की किरण गुजरेगी। इसी प्रकार से नीचे से, यानी कि यहाँ भी मुख्य अक्ष के जो समानांतर प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण की दिशा जो है वह किस प्रकार से जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है अपवर्तित होकर के यह ऐसे जाएगी, यह किरण, इसी तरह से यह किरण भी ऐसे जाएगी और इस तरह से यह भी किरण जो है ऐसे जाएगी। तो यह जो है प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से निकल रही है और दूसरे माध्यम में जब जा रही है तो अपने आधार की ओर, इसका ऊपर वाले भाग का यह भाग मोटा है नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर है, तो अपने आधार की ओर मुड़ रही है और इसके कारण एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, जिसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण देख रहे हैं यहाँ, जैसा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण जो है अभिसरित हो रही है एक बिंदु पर, और इसीलिए इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह से ठीक जो है आप देख सकते हो, इसका दूसरा भाग हम लोग देख सकते हैं अवतल लेंस में। वहां अवतल लेंस में क्या होगा देख सकते हो आप लोग, अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण जो है इसके मुख्य अक्ष से होकर के गुजरेगी तो इसमें भी जो है वह इसका मुख्य अक्ष जो है इधर होगा, मुख्य फोकस, और फोकस अगर इधर होगा तो इसको भी हम कई टुकड़ों में जब बांट देंगे तो कई टुकड़ों में बांटने के कारण इस तरह से हम देख सकते हैं। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है हमारी, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे चित्र में, जब आपको मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण अपने आधार की ओर मुड़ेगी तो इसकी जो है दिशा किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो यह अपने आधार की ओर मुड़ेगी, आधार इसका कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो यह मुड़ेगी ऊपर की ओर। जैसे ही यह ऊपर की ओर मुड़ेगी तो उस स्थिति में इसका जो है पीछे वाला भाग, इसको जब हम बढ़ाएंगे तब यह देखेंगे कि कहाँ पर जाकर के मिलता है, तो यह बिंदु पर मिल रहा है। उसी तरह से इसका भी पीछे वाले भाग को बढ़ाएंगे तो यह इस बिंदु पर जाकर के मिलेगा, और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरह से जाएगा, यानी कि अपवर्तित होकर के ऊपर की ओर मुड़ रही। इसको जब हम बढ़ाएंगे तो यह जो है ऐसे मुड़ जाएगा, और इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर मिलेगा। इसको भी जब हम ऐसे कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ती है तो आगे तो जा करके कहीं प्रकाश की किरण मिलेगी नहीं, तो उस स्थिति में इस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिल रही है, और इस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिल रही है इसलिए इसका आभासी फोकस होता है इस बिंदु पर। और यह क्या हो रही है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो यह अपसरित होती है। अपसरित होने का मतलब हो गया डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसरित हो रही है, तो अपसारी लेंस इसे कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो है वह अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर मिल रही है, और यहाँ एक बिंदु पर जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है, इसलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के बारे में हम लोग देखें कि क्यों हम इसको अभिसारी लेंस कहेंगे, क्यों अपसारी लेंस कहेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का कितना पावर है, लेंस की कितनी क्षमता है। तो लेंस की क्षमता के लिए हम लोग जो है उसे P से डिनोट करते हैं, और P बराबर लिखते हैं 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/f का, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस दूरी का। फोकस दूरी जितना ही कम रहेगा लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक रहेगी, या कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता जितना ज्यादा रहेगा फोकस दूरी उतना ही कम रहेगा। फोकस दूरी को बढ़ाते जाएंगे लेंस की क्षमता कम होते जाएगी। तो इस तरह से लेंस की क्षमता जो है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा मापा जाता है, और इसका जो मात्रक होता है उसे हम लोग डायोप्टर D से सूचित करते हैं, या फिर इसको मीटर इनवर्स से लिखते हैं पर मीटर, यानी कि फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसे मीटर में बदल लेंगे, और उसके बाद जो है लेंस की क्षमता को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से लेंस की क्षमता क्या हो गया, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल एक देख सकते हो, मान लिया जाए कि लेंस की फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में f बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। 25 बटा
100 मीटर, यानी कि 1/4 मीटर या फिर 0.25 मीटर। अब जो है लेंस की क्षमता जो है हमारी निकालने हैं, तो P बराबर 1/f। P का मान हो गया निकालना है, F का मान हो गया 0.25। पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस तरह से 4 डायोप्टर आ गया हमारा। तो इस तरह से P बराबर कितना हो गया 4 डायोप्टर। अब F का मान प्लस में था, इसका मतलब यह लेंस कौन सा था, तो उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है पावर क्षमता लेंस की, और अगर यही माइनस में रहता फोकस दूरी तो पावर भी जो है वह माइनस में आता, यानी कि लेंस की क्षमता जो है वह माइनस में डिनोट करती। तो अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता माइनस डायोप्टर में होगा, और इसके लिए उत्तल लेंस के लिए धनात्मक या अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं कि लेंस की क्षमता कितनी है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। यदि फोकस दूरी दिया हुआ है तो लेंस की क्षमता उसकी कितनी होगी, और कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस में आया, यहाँ प्लस में दिया हुआ था, इसका मतलब था कि यह लेंस हमारा कौन सा है, लेंस का आवर्धन पढ़ेंगे। लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो लेंस का आवर्धन हम लोग दर्पण में जैसा पढ़े थे उसी तरह से कि लेंस में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग जो है वह h' को हम लोग जो है लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो लेंस का आवर्धन m बराबर h' होता है। इसको हम लोग जो है सूत्र का निगमन कर सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह किस प्रकार से बनेगा, तो इसका एक समानांतर रेखा खींचते हैं, और यह समानांतर रेखा निश्चित रूप से फोकस से होकर के गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो इस तरह से फोकस से होकर आपतित हो गई। दूसरा किरण जो है हम लोग जो है मुख्य अक्ष के प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजारेंगे। तो प्रकाशीय केंद्र से जब गुजारेंगे बनना चाहिए F और 2F के बीच में, प्रतिबिंब जो है F और 2F के बीच में बनेगा, और वस्तु के अपेक्षा जो है वह थोड़ा छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब भी उसका छोटा बनेगा। अब इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि 2F और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। हम इसका नामांकन कर देते हैं M बिंदु से होकर के। अपन से जानते हैं इधर प्रतिबिंब जो बना उसको हम लोग A' और B' के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से हमें जो है एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब जो है त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज हमारा जो है वह AOB तथा दूसरा त्रिभुज है A'OB' में। त्रिभुज AOB और त्रिभुज A', और O में दो त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं। इस त्रिभुज में कोण BAO बराबर कोण B' AO बराबर 90 डिग्री, और दूसरा जो हो जाएगा कोण AOB बराबर शीर्षा भी मुख्य कोण A'OB'। इस तरह से दूसरा त्रिभुज बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा कोण त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज A'OB'। और अगर समरूप त्रिभुज हो गए तो भुजा उसकी जो है क्या हो जाती है, समानुपाती होती है, यानी कि इस कोण के सामने की भुजा हमारी AB है तो AB बटा, और यह कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा A', है। तो हम लोग लिख सकते हैं A', यानी कि AB बटा A', इक्वल टू शेष कोण इसमें यह है O से A की दूरी, यानी कि OA। तो इधर हो जाएगा हमारा O से A' की दूरी, O से A' की दूरी, O से A' की दूरी। तो इस तरह से AB बटा A', बराबर OA बटा O' हो गया, और यह जो है हमारा एक समीकरण बन गया।
इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अभी तो ये भी क्या था हमारा, वस्तु की ऊंचाई है। ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो इस तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई आदि के मान को हम लोग देख रहे हैं और इस मान को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर किस समीकरण को इन्वर्स करते हैं, तो अगर इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू ओ ए डैश बटा ओ ए। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए बी को हम लोग जो है अगर एच माने हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ए डैश एच डैश है और ए बी जो है हमारा वस्तु की ऊंचाई है। ओ से ए की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है हम लोग जो है वस्तु दूरी के नाम से जानते हैं और वस्तु दूरी जो है वह यू होगा, जबकि यहीं से प्रतिबिंब दूरी जो है हमारा वह भी से डिनोट होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश को हम लोग जो है क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश को हम लोग एच डैश लिख सकते हैं और बटा ए बी। तो ए बी क्या है हमारा, वस्तु दूरी है एच है और बराबर ओ ए डैश, ओ ए डैश को हम लोग यू लिखेंगे और ओ ए को हम लोग जो है वह ओ ए डैश जो है वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखेंगे और ओ ए को हम लोग जो है वह यू से लिखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें चिन्ह परिपाटी का भी प्रयोग करना है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यदि ए डैश बी डैश हमारा नीचे है मुख्य अक्ष से, इसलिए यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, जबकि एच जो होगा वह हमारा प्लस में होगा। भी का मान देखते हैं, भी का मान जो है वह मुख्य अक्ष से प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर है, इसलिए इसका मान क्या में होगा, प्लस में होगा, जबकि यू का मान यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि यह इस ओर है। तो आप लोग देख सकते हो कि एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भी बाई यू। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, आवर्धन कहते हैं। यानी कि h डैश बटा h की जगह हम लोग m लिख सकते हैं, तो m बराबर v बाई यू। तो इस प्रकार से जो है हमारा प्रतिबिंब आवर्धन जो है वह हमें सिद्ध हो गया। आवर्तन का सूत्र मिला m बराबर v बाई यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और यह धनात्मक होता है। जबकि हम लोग यही दर्पण में निकाले थे तो m बराबर आया था माइनस v बाई यू आया था, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि m बराबर v बाई यू आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो इस प्रकार से हमने जो एक फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के संबंध को प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के साथ लगाया। तो इस प्रकार से हमें आया, लिख सकते हैं हम लोग m बराबर एच डैश बाई एच इक्वल टू v बाई यू। तो यह जो है हमारा एक जो है सूत्र प्राप्त हो गया आवर्धन के लिए, जो आंकिक प्रश्न में हमें काम देंगे बनाने के लिए। तो इसमें आवर्धन जो है वह धनात्मक होता है सूत्र में v बाई यू। लेकिन हम लोग जैसा कि दर्पण में पढ़े थे कि अगर प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और यदि प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे उसी तरह से इसमें भी जो है वह जानेंगे। लेकिन यहाँ m का मान v बाई यू के रूप में आता है, दर्पण में m का मान माइनस v बाई यू के रूप में आता है।